हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम HTML को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने सिमेंटिक्स तक का हमने देख लिया था। अभी सिमेंटिक्स क्या होता है। अभी हम स्टाइल गाइड के बारे में देखते हैं। ये गाइड है जो थोड़ा बहुत हमारे को बता रहा है कि हम कैसे इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। HTML कोड्स को कंसिस्टेंट, क्लीन एंड टाइडी कोड होना चाहिए हमारा। तो कैसे होगा? तो पहला जो टिप दे रहे हैं, ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप को जरूर डिक्लेयर करो। तो इससे पता लगेगा कि ये एक HTML पेज है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यूज लोअर केस एलिमेंट नेम्स। तो जो ये जो टैग्स हैं, बॉडी हो गया, पी टैग हो गया, इनको लोअर केस में लिखो, कैप्स में मत लिखो। तो ये कह रहा है बैड है, ऐसे कैप्स कैपिटल लेटर्स में ना लिखो, इसको छोटे लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में लिखो। तो ये उसका जो टिप है दे रहा है। क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स। तो इनको क्लोज करो, सब एलिमेंट्स को क्लोज करो। मतलब आपने अगर ओपन किया एक टैग को, तो उसका क्लोजिंग टैग जरूर डालो। जैसे आपने ये सेक्शन को टैग को ओपन किया, तो उसका क्लोजिंग टैग जो है जरूर डालना चाहिए। तो ये देखो, अभी इसमें पी पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये चल जाता है, बट कुछ एरर्स देता है। जहाँ पे डिबगिंग मोड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एरर्स देता है। तो वो ठीक ढंग से उसको पहचानता नहीं है गूगल, फिर सर्च करने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो आपका जो वेबसाइट होगी, फिर वो सर्चेबल नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्लोजिंग टैग जरूर डालने चाहिए। फिर उसके बाद आता है लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स। तो जो एट्रीब्यूट नेम्स भी हैं, ये तो टैग हो गया, उसको भी हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। बट जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे href हो गया, जैसे src हो गया, उसको भी आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। स्मॉल लेटर्स में, कैप्स में नहीं लिखना। जैसे ये अभी कैप्स में लिखा हुआ है, इसको कैप्स में ना लिखकर स्मॉल लेटर्स में लिखो। ऐसे उन्होंने कहा है कि उसको यूज करो। नेक्स्ट है ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो जरूर आप इनको कोटेशन में डालो। जैसे ये क्लास इक्वल्स टू जो वैल्यू है, मतलब जो क्लास का नाम है, उसको कोटेशन में डालो। कोटेशन ओपन और कोटेशन क्लोज। ये चीज ठीक नहीं है जो आप ऐसे करके विदाउट कोट्स को डाल रहे हो। तो कोटेशन के साथ डालो। अब ये तो बहुत ही कह रहा है कि बहुत खराब है ऐसे लिखना, कि अगर दो क्लासेस को आपने यूज करना है, मतलब एक टेबल क्लास है और एक स्ट्रिप्ड क्लास है, तो ये तो पहचानेगा ही नहीं। देखो, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज द वैल्यू कंटेन स्पेसेस। तो एक स्पेस भी है इधर। तो आपको ठीक ढंग से लिखना चाहिए, इधर क्लास इक्वल्स टू कोटेशन ओपन, फिर टेबल, एक स्पेस, स्ट्रिप्ड, फिर कोटेशन क्लोज। ऐसे करके लिखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पेसिफाई ऑल्ट विड्थ, हाइट एंड फॉर द इमेजेस। तो वो कह रहे हैं कि इमेजेस जो टैग है, IMG टैग है, उसमें तो सोर्स तो डालना ही डालना है। साथ में ये जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, जैसे कि ऑल्ट है और स्टाइल में विड्थ और हाइट है, ये ज़रूर डालो कि उसको इमेज का पता हो कि उसकी साइज और विड्थ क्या होनी चाहिए। और अगर उसको ये फोटो नहीं मिलती, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसका डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको ज़रूर यूज़ करो, ऑल्ट को भी ज़रूर यूज़ करो और स्टाइल को भी उसके अंदर विड्थ और हाइट डालो। तो दो बैड लिखा हुआ है कि भाई ऐसे सिर्फ आपने दे दिया IMG और सोर्स दे दिया, तो ये ठीक नहीं है। उसको ठीक ढंग से चलाता नहीं है। नेक्स्ट है स्पेसेस एंड इक्वल साइंस। तो स्पेसेस एंड इक्वल, HTML अलाउज स्पेसेस अराउंड इक्वल साइंस, बट स्पेस लेस is easier to read and groups entities better together। तो वो कह रहा है कि इनको, इसके अंदर जो equals to और कोटेशन है, उसके अंदर स्पेस मत डालो। इनके अंदर तो स्पेस डालना ही डालना है। जो HTML का टैग है और उसके बाद एट्रीब्यूट है, एक स्पेस तो डालना है। बट REL के बाद जो इक्वल्स टू लिखा है और फिर कोटेशन लिखा है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं डाला हमने। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही लिखो, स्पेस मत डालो। बाकी एक खत्म होता है एट्रीब्यूट, तो उसके बाद तो स्पेस डालना ही डालना है। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो शुरू होता है, उसके अंदर स्पेस मत डालो। तो ऐसे करके उसको कहा गया है। तो जैसे देखो, बैड है तो ये अभी स्पेस है, रेल एक स्पेस इक्वल्स टू एक स्पेस, इतना। तो वह कैसे कह रहा है कि ऐसे करो। फिर उसके बाद आता है अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस। तो लॉन्ग कोड लाइंस हम अवॉइड करें। जैसे बहुत ज़्यादा है तो उसको रैप करके नेक्स्ट लाइन में लिखें।
तो उसको ऐसे करके हम गुड टेबल एग्जाम, अब टेबल एग्जाम्पल है कि ये ऐसे करके हमने एक लाइन में नहीं लिखा, उसको ब्रेकअप कर दिया टेबल का। अब गुड लिस्ट एग्जाम्पल में भी ऐसे एक लाइन में भी डाल सकते थे, मतलब यूएल के बाद हम एल आई शुरू कर सकते थे एक ही लाइन में, बट वो कह रहा है कि उसको नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऐसे रीडेबिलिटी ज्यादा होती है। नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट, तो टाइटल एलिमेंट को कभी भी स्किप ना करो, मतलब ये ना करो कि टाइटल आपका एलिमेंट होगा ही नहीं। तो हेड टैग के अंदर जो टाइटल है वो जरूर डालो। मतलब यहाँ पे जो ब्राउजर के ऊपर ये जो हेडिंग है, ऊपर जब आप देख रहे हो HTML स्टाइल गाइड एंड कोडिंग, इसका देख रहे हो दिस इज अ टाइटल, इसका देख रहे हो बॉब स्मार्ट अकेडमी, जो टाइटल है वो आपका जरूर होना चाहिए हेड टैग में। द कंटेंट्स ऑफ द पेज टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो कह रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइटल होना ज़रूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब है कि गूगल जब सर्च करता है किसी चीज़ को, सपोज आपने कह दिया डॉक्टर्स इन न्यू दिल्ली, तो अगर वो बड़े सारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको अगर किसी का एक टाइटल नहीं है तो वो सर्च नहीं करेगा ठीक ढंग से, उनकी वेबसाइट में टाइटल अगर नहीं है किसी एक डॉक्टर की वेबसाइट पे, तो उस डॉक्टर की वेबसाइट को नहीं दिखाएगा। तो वो अच्छा है कि आप टाइटल ज़रूर दो। टाइटल, अब नेक्स्ट आता है ओमिटिंग HTML एंड बॉडी। तो इधर कह रहा है कि ज़रूर पर ज़रूर आप ये जो HTML का टैग है, ये जैसे देखो अभी इसने एग्जांपल दिया है, इसमें HTML ही नहीं है, ना ही उसने बॉडी का टैग दिया है, तो ये तो चलेगा नहीं। हाउएवर वी स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑलवेज ऐड HTML एंड इतना, तो वो स्ट्रांगली कह रहे हैं कि इसको HTML और बॉडी को ऐड करना चाहिए। हेड टैग भी नहीं है, अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा, बट रिकमेंड कर रहे हैं कि हेड टैग भी होना ज़रूरी है। तो ज़रूर हेड टैग को भी डालो, HTML टैग को भी डालो और बॉडी टैग को भी डालो। क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स, तो वही जो अगर एक कोई टैग होते हैं, कई टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, मतलब जैसे पी टैग है, पी टैग या HTML टैग है, उसका ऐसे करके क्लोजिंग टैग है, जैसे देखो HTML ओपनिंग टैग और ये HTML क्लोजिंग टैग, ऐसे ही बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग, ऐसे ही पी टैग और क्लोजिंग टैग। बट कई एलिमेंट्स का क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे ये देखो अभी इसका ये अलाउड है, मतलब ये HTML में अलाउड है, बट आप वो रिकमेंड कर रहा है कि ज़रूर आप क्लोजिंग इसी के अंदर, मतलब ओपनिंग वाले के अंदर ही क्लोजिंग टैग लगा दो, मतलब उसके अंदर ही जब आप इसको ग्रेटर साइन डालते हो तो इसी में एक स्लैश डाल दो, ये स्लैश एक्स्ट्रा स्लैश है जो इस वाले में नहीं है। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, बट वो रिकमेंड कर रहा है कि ऐसे करके लिखो, स्लैश भी साथ में डालो, कि वो फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेटर परफॉर्म करता है। अब आता है नेक्स्ट, आता है ऐड द लैंग एट्रीब्यूट। लैंग का मतलब है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो एट्रीब्यूट है, देखिए HTML के टैग के अंदर ये ऑप्शनल है लैंग्वेज, बट वो भी रिकमेंड कर रहा है कि इसको डालो, ज़रूर डालो, क्योंकि फिर वो पहचान जाएगा कि ये जो पेज है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ENUS, तो EN-US तो इंग्लिश है, जो US की इंग्लिश है, वो उसके अंदर हम डिफाइन करें कि इस पेज के अंदर हमारा लैंग्वेज कौन सा है, तो ये ज़रूर डालना चाहिए, रिकमेंडेशन कर रहा है कि लैंग डाल लो। फिर उसके बाद आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या है? टू एंश्योर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड करेक्ट सर्च इंजन इंडेक्सिंग बोथ द लैंग्वेजेस एंड द कैरेक्टर एनकोडिंग मेटा कैरेक्टर सेट शुड बी डिफाइंड एज अर्ली एज पॉसिबल इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो वो कह रहा है कि मेटा डेटा को जरूर डिफाइन करो। मेटा डेटा क्या कहता है कि एक तो लैंग्वेज है, LANG लैंग्वेज है, और एक मेटा डेटा है, तो कैरेक्टर सेट है, मतलब UTF कई तरह के कैरेक्टर सेट्स हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, स्टैंडर्ड है। तो ये जो UTF-8 है, ये सबसे अच्छा कैरेक्टर सेट है। तो इसको वो कह रहा है कि हेड टैग के अंदर ज़रूर डालो,
कि ये कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ABC वगैरह जो भी हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, ये एक कैरेक्टर सेट है कई तरह के। सपोज हम दूसरे लैंग्वेजेस का भी, पर्शियन लैंग्वेज या किसी एक लैंग्वेज का भी हम फॉन्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो UTF ऐसा एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट है जो सारे लैंग्वेजेस, ग्लोबल लैंग्वेजेस को ये मतलब कंपैटिबिलिटी उसकी होती है, तो उसको ये डालो, जरूर डालो अपने हेड टैग के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग द व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट हमने पहले भी देखा था कि हर वेब ब्राउजर में, और उसके जो अगर कंपैटिबिलिटी करनी है मोबाइल फ़ोन पे या टैब, अपना टैब है आपके पास, तो उसमें छोटा बड़ा करने के लिए तो ये व्यू पोर्ट ज़रूरी है डालना, कि ये अपने आप वो स्क्रीन को एडजस्ट कर देगा आपके वेबसाइट के कंटेंट्स को। अगर डेस्कटॉप पे नज़र आता है तो ठीक नज़र आएगा, अगर उसको टैब पे देखेंगे तो फिर भी ठीक नज़र आएगा, अगर उसको मोबाइल पे देखेंगे तो फिर भी ठीक नज़र आएगा। तो ये जो टैग है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस हाइफन विड्थ इनिशियल स्केल 1.0, इसका मतलब है कि आप विड्थ को जो विड्थ उसकी लो जो डिवाइस की, डिवाइस का मतलब है कॉमन डिवाइस, डिवाइस मतलब कोई भी डिवाइस हो सकती है, मतलब एक डिवाइस लैपटॉप भी हो सकता है, एक टैब भी हो सकता है, एक मोबाइल भी हो सकता है। तो ये ऐसे करके अगर हम कहेंगे तो वो क्या करेगा, ब्राउजर हमारा क्या करेगा, कोई भी विड्थ हो, चाहे वो डेस्कटॉप की विड्थ हो या चाहे वो इसकी टैब की विड्थ हो या मोबाइल की विड्थ हो, वो उसके अकॉर्डिंगली आपके कंटेंट्स को, आपके वेबसाइट के कंटेंट्स को एडजस्ट कर देगा। इनिशियल स्केल 1.0 लिखा है, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट इसको आपने लिखना है 1। This gives the browser instructions on how to control the page dimensions and scaling. तो dimension and scaling को ये करता है, adjust कर देता है according to your device। अगर डिवाइस आपका डेस्कटॉप है तो उसको ऐसे एडजस्ट कर देगा, बड़ा कर देगा, अगर टैब है तो छोटा कर देगा, अगर मोबाइल है तो उससे भी छोटा कर देगा। तो ये ज़रूरी है कि इसको डालो। फिर वो नेक्स्ट रिकमेंडेशन कर रहा है कि कमेंट्स जरूर डालो। तो शॉर्ट कमेंट शुड बी रिटन इन 1 लाइन। तो शॉर्ट अगर छोटे कमेंट्स हैं तो उसको एक लाइन में लिखो, अगर ज़्यादा हैं तो ऐसे करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, और ये कमेंट्स का जो टैग है आप इसको यूज़ करो। फिर उसके बाद वो यूजिंग स्टाइल शीट्स। तो वही है कि पहले भी हमने कहा था कि 3 तरह के हम स्टाइल्स डाल सकते हैं। स्टाइल्स, एक इनलाइन स्टाइल है कि हर टैग के अंदर हम स्टाइल का पैरामीटर दें, और एक होता है इंटरनल CSS की ऊपर हम हेड टैग के अंदर स्टाइल का जो टैग है उस टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि स्टाइल्स क्या क्या होनी चाहिए। ये इंटरनल हो गया। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक स्टाइल शीट जो हम एक अलग सी फाइल बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन लिखते हैं CSS। जैसे इधर ये styles.css एक फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है, जो हम अब इस HTML के अंदर अगर हमने यूज करना है तो हम हेड टैग के अंदर लिंक, एक टैग है जिसके अंदर हम REL को देंगे स्टाइल शीट, और href में देंगे उस स्टाइल फाइल का नाम, जैसे styles.css। तो ऐसे करके हम लिंक करेंगे ये अपने HTML को इस CSS के साथ। तो वो कह रहा है, इसको रिकमेंड कर रहा है इनलाइन CSS यूज ना करो, ना ही इंटरनल यूज करो, बट एक्सटर्नल फाइल यूज करो यूजिंग स्टाइल शीट्स। शॉर्ट CSS रूल्स कैन बी रिटन कंप्रेस्ड लाइक दिस। तो वो कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में यूज करो, कि अगर मैं अपने P टैग के इंट्रो क्लास को अगर डिफाइन करना है तो फॉन्ट फैमिली, कॉलन वर्डना और सेमी कॉलन फॉन्ट साइज तो एक ही लाइन में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपके जो पैरामीटर्स और वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखते जाओ, ये रीडेबिलिटी ज़्यादा करती है। जैसे अभी बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट फैमिली है, एक ही लाइन में अगर लिखोगे तो वो फिर रीडेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट साइड पे। इसकी वजह से आप ऐसे करके लिखो, हर हर प्रॉपर्टी और वैल्यू को आप एक लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू को लिखो, तो ऐसे रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML। तो वो कह रहा है यूज सिंपल सिंटैक्स फॉर लोडिंग एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स, टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट नेसेसरी। तो टाइप स्क्रिप्ट में कह रहा है कि आप SRC जो ये है, आप इसको ऐसे करके एक्सटर्नल GSS फाइल को यूज करो, JS फाइल को यूज करो, ना कि अंदर अपना कोड लिखो।
accessing HTML elements with JavaScript। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो किसी, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट ओपन, इधर डेमो है, तो डेमो का जो नाम या आईडी है उसकी, तो उसको कोटेशन में डालो। यूजिंग untidy HTML code can result in JavaScript errors. These two JavaScript statements will produce different results। तो ये डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा है। जैसे कि आप देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डी बड़ा है और इसको पहचानेगा। अगर इसको मिल गया, अगर आपके HTML टैग के अंदर आईडी के अंदर डी कैप्स में लिखा हुआ है, तो वो इसको पहचान लेगा। बट अगर आपके उसमें डी स्मॉल लिखा हुआ है, तो वो उसको पहचानेगा नहीं। तो वो ही कह रहा है कि हमें केस सेंसिटिव देखना चाहिए कि इसका केस सेंसिटिव आईडी, इसकी केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो ऐसे करके ये दोनों रिजल्ट्स कम ठीक नहीं दिखाता। अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ में देखो, अभी दो उसके पैराग्राफ टैग्स हैं। तो एक की आईडी डेमो है, डी कैप्स में है और बाकी स्मॉल में है, और ये दो सारे स्मॉल कैरेक्टर्स में है। तो इनका अगर मैं डेमो को यूज करूं, हेलो हेलो आएगा, उसके अंदर हेलो लिखा जाएगा। अगर मैंने पैराग्राफ टू में ये डालेगा, क्योंकि उसका डी कैप्स में लिए और सारे स्मॉल लेटर्स में है, तो ये वाले इसमें पैराग्राफ टू में लिखा जाएगा। अगर मैं इसको बदल के डी बड़ा करता हूँ, डी कैप्स में कर दिया, दोबारा रन करता हूँ, तो देखो हेलो ऊपर चला गया, क्योंकि उसने फिर इसको पहचान लिया, पैराग्राफ वन को पहचान लिया, पैराग्राफ टू को नहीं पहचाना। तो वो कह रहा है कि आईडीज को अच्छे तरीके से करेक्ट वे से यूज करो, केस सेंसिटिव वे से यूज करो। नेक्स्ट आता है यूज लोअर केस फाइल नेम्स। तो फाइल नेम्स को भी, जो आप फाइल नेम्स डालते हो, जैसे एक इमेज का फाइल नेम डाला जेपीजी, उसको भी आप लोअर केस में डालो, कैप्स में मत डालो, एल कैपिटल में मत डालो, ऐसे करके वो लोअर केस में कह रहा है डालो। अब फाइल एक्सटेंशंस के बारे में बात कर रहा है। HTML जो फाइल बनती है वो डॉट HTML से बनती है, CSS जो बनती है डॉट CSS से बनती है, और जावास्क्रिप्ट की जो बनती है डॉट JS से बनती है। अब इधर HTML भी लिख सकते हो और HTM भी लिख सकते हो, डॉट HTM, दोनों को वो पहचान लेगा एक ही जैसा। There is no difference between HTML and HTML file extensions. Both will be treated as HTML by any web browser or web server। तो कह रहा है कि अगर आपने एक्सटेंशन दिया HTML या एक्सटेंशन दिया HTML, एक ही बात है। अब आता है डिफॉल्ट फाइल नेम्स। तो व्हेन अ यूआरएल डज नॉट स्पेसिफाई अ फाइल नेम एट द एंड, लाइक इतना, तो द सर्वर जस्ट एड्स अ डिफॉल्ट नेम सच एज index.html, index.htm, default.html। तो वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी फाइल नेम नहीं दिया, सिर्फ आपने इधर वेबसाइट का नाम दे दिया, तो वो आगे जो उसकी फाइल का नाम है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट या तो वो index.html लेगा, या ऐसे करके HTM लेगा, index.htm, या डिफॉल्ट वाला लेगा, डिफॉल्ट HTM लेगा। इन चारों में से कोई एक ले लेगा, तो वो डिफॉल्ट नेम्स को लेता है। तो ऐसे करके ये कई गाइड्स थे जो रिकमेंड कर रहा है कि ऐसे करो। अब आगे बढ़ते हैं एंटिटीज पे। HTML एंटिटीज क्या होती हैं? रिजर्व कैरेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एंटिटीज। तो वो कह रहा है कि कई ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे देखो टैग्स को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए ये यूज होता है, स्मॉलर साइन और ग्रेटर साइन। पर आपने अपने कोड में, अगर आपने कहीं पे टेक्स्ट में लिखना है कि लेस देन कैसे है और ग्रेटर देन कैसे है, तो आप ऐसे मत लिखना, स्मॉलर साइन या ग्रेटर साइन मत लिखना, साइन मत लिखना, रिप्लेस उसको कर देना एट करके, एंड करके LT। LT का मतलब है लेस देन, एंड करके GT। ये उसके कई कोड्स हैं, ये GT सेमीकोलन इधर तक, एंड GT सेमीकोलन, या एंड LT सेमीकोलन। तो एंड LT सेमीकोलन क्या हो जाएगा, लेस देन उसको ले लेगा। तो आप लेस देन ना लिखकर इस चार कैरेक्टर्स को लिखो, कि वो उसको पहचान जाए कि ये आप ये लिखना चाहते हो उसमें। तो ऐसे करके यूज कैसे होता है देखो अभी, एट द रेट एंटिटी अंडरस्कोर नेम।
तो उसका नाम हम बड़े सारे एंटिटीज हैं। अगर आपने एंटिटी नंबर यूज करना है तो एंड हैश भी लगाना पड़ेगा एंड के साथ, तो नंबर आ जाएगा, एंटिटी नंबर। तो अगर देखो इधर, अगर आपने इस स्मॉलर साइन को यूज करना है, या तो आप एंड LT सेमीकोलन लिखो, या आप उसको लिखो एंड हैश 60 सेमीकोलन। तो दोनों को वो ये स्मॉलर साइन दे देगा, पहचान जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। इन दोनों को, ये कोड्स हैं। तो क्यों हम ये कोड्स यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्मॉलर साइन है ये वाला, अगर आप ये वाला लिखोगे तो वो उसको एज अ टैग रिजर्व वर्ड्स यूज करेगा, ले लेगा। HTML के रिजर्व वर्ड्स है टैग को ओपन करने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। आप उसके बजाय आपको या तो ये लेना पड़ेगा या इसको लिखना पड़ेगा। अब आता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, देखिए, जो अगर आप स्पेस स्पेस डालते हो अपने HTML कमेंट्स में या कहीं पे भी आपने P टैग में कुछ आपने टेक्स्ट लिखा, तो आप स्पेस स्पेस, सपोज आप दिस इज अ पेन, दिस एक स्पेस इज अ पेन, ऐसे स्पेस स्पेस डालते हो, तो एक स्पेस तो ले लेता है। अगर आपने ज्यादा स्पेस डालने हैं, मतलब कुछ ज्यादा स्पेस डालने हैं, 3-4 स्पेस डालने हैं, तो आप ये वाली ऐसा कोड यूज करो स्पेस के लिए। मतलब एक स्पेस बार ना करके, यूज ना करके, आपको लिखना पड़ेगा एंड NBSP। NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस उसका फुल फॉर्म है NBSP। तो आपको ये ऐसे यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर 5-6 स्पेसेस देने हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट करके और इसके 1 2 3 ऐसे करके बड़े सारे NBSP करके देने पड़ेंगे। NBSP सेमीकोलन, फिर एट द एंड NBSP सेमीकोलन, ऐसे करके बड़े सारे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि आपको स्पेस देना पड़ेगा, जितने भी स्पेस देने हैं आपने। तो एक स्पेस तो ले लेता है, बाकी अगर ज्यादा स्पेस लिखने हैं तो वो आपको एंड NBSP यूज करना पड़ेगा। अब कई ऐसी चीजें होती है, देखो अगर मैंने NBSP यूज किया, तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर वो लाइन ब्रेक करता है तो ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा। मतलब इसके अंदर अगर मैंने, इसके बीच में अगर मैंने स्पेस NBSP दिया, अगर मैंने स्पेस दिया होता, स्पेस बार से मैंने स्पेस दिया होता, तो अगर वो एक लाइन, लंबी लाइन है, उसको अगर रैप करता, नीचे आ जाता, तो इसको ऊपर लिख देता और इसको नीचे लिख देता, नेक्स्ट लाइन में लिख देता। बट अगर मैंने NBSP इसके अंदर यूज किया, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को अटैच कर देगा आपस में। मतलब वो या तो वो फर्स्ट लाइन में आएंगे या दोनों ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ देगा कि वो पहले फर्स्ट लाइन में ये सिर्फ आ जाए और ये आ जाए। तो वो अलग, उसको नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब यही है कि अगर मैंने NBSP इन दोनों के बीच में दे दिया, तो वो इसको एक चीज, एक ग्रुप ले लेगा। तो उनको हाँ, तीन तीन चीजों को नीचे ही नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में दे देगा, दिखा देगा। तो ऐसे करके NBSP यूज करना जरूरी है। अब उधर कई चीज़ें बता रहा है, जैसे कि ये सारे नाम हैं, उनके नंबर हैं। या तो आप NBSP यूज़ कर लो, या एंड हैश 160 सेमीकोलन यूज़ करो। नंबर भी यूज़ कर सकते हो, नेम भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही लेस देन के लिए LT, ऐसे ही ग्रेटर साइन के लिए GT, ऐसे ही एंड एम्पर साइन के लिए एंड AMP सेमीकोलन। तो ऐसे करके आप एंड को एंड को लिखना नहीं है, एंड मतलब ऐसे टाइप नहीं करना एंड, इसके बजाय आपको एंड एम्पर एम्प करके सेमीकोलन डालना है। या तो आप एंड हैश करके 38 सेमीकोलन लिखो। तो ऐसे कोटेशन को कोट करके लिखना है, ऐसे अपोस्ट्रोफी, ऐसी सेंट अगर लिखना है, ऐसे करके ये सिंबल ऐसे देना है सेंट का, तो ऐसे करके लिखो। पाउंड का सिंबल देना है तो ऐसे करके, येन का देना है, यूरो का देना है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसे करके सिंबल्स कर देने हैं, तो ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। तो या अब आता है कंबाइनिंग डाई डाई क्रिटिकल मार्क्स। तो ऐसे कई मार्क्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे ये ग्रेव मार्क है या एक्यूट मार्क है। तो कई मार्क्स हैं हम यूज कर सकते हैं, जैसे देखो बड़े सारे मार्क्स हैं। अब उनको यूज करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसे करके देखो। अभी कैरेक्टर A के ऊपर ना
हम एक मार्क डालते हैं ऐसे करके। देखो ये ना कई ऐसे दूसरे लैंग्वेजेस हैं, जैसे स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, तो उनमें ये जो कैरेक्टर सेट है यूज़ होगा। तो अगर आपने ऐसा रिजल्ट दिखाना है अपने HTML कोड को, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, पहले ए लिखना पड़ेगा, फिर एंड हैश 768 सेमीकोलन, तो ये बन जाएगा ऐसे। जैसे ये 79 है तो ऐसे करके बन जाएगा वो, ऐसे करके है, और ये दूसरी तरफ से है। तो ऐसे करके अगर आपको बड़े सारे ये जो मार्क्स हैं, डाई क्रिटिकल मार्क्स हैं, इनको डाई क्रिटिकल मार्क्स कहते हैं। अगर आपको ये दिखाने हैं तो आप ऐसे करके नहीं दिखा सकते, आपको ये कोड्स डालने पड़ेंगे। तो ऐसे करके आपके HTML में दिखाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या है? सिंबल्स और लेटर्स दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन योर कीबोर्ड कैन बी एडेड टू HTML यूजिंग एंटिटीज। तो वही कह रहे हैं कि जो सिंबल्स आपके पास आपके कीबोर्ड पे नहीं दिख रहे, तो जैसे ये यूरो का साइन है, तो आप ऐसे करके डाल सकते हो, आई विल डिस्प्ले एंड करके यूरो सेमीकोलन, तो वो डिस्प्ले ये कर देगा। तो ऐसे करके वो लिखा होगा। सम मैथमेटिकल सिंबल्स सपोर्टेड बाय HTML। कई मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, जैसे कि ये देखो अभी फॉर ऑल होता है, ये ऐसे करके उल्टा ए, या पार्टिशियल पार्शियल डिफरेंशियल होता है, या उल्टा ई लिखा हुआ है एग्जिस्ट। ऐसे करके कई मार्क्स हैं, मैथमेटिकल मार्क्स हैं, वो आपको अगर शो करवाने हैं तो ऐसे करके शो नहीं कर सकते, आपको ये कोड डालना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड करके लिखना पड़ेगा। या आपके कई ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा हो गया, डेल्टा एप्सिलॉन जीटा हो गया, तो आपको ऐसे करके एंड द रेट डेल्टा लिखना पड़ेगा, सेमीकोलन। तो वो हम यूज़, या कुछ ऐसे कॉपीराइट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, यूरो, ऐसे करके TM ट्रेडमार्क हो गया, ऊपर लिखा जाता है, तो आपको ये कोड्स डालने पड़ेंगे, या तो ये नाम डालना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये हमें दिखा रहा है कि ये सिंबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इमोजी। इमोजीज भी हम डाल सकते हैं अपने HTML में पेज में। जैसे कि अगर ये इसको दिखाना है तो ये कोड डालना पड़ेगा ऐसे करके। तो कई तरह के इमोजीज हैं, तो हमें डालने पड़ेंगे। इंटरनेट से भी आप सर्च कर सकते हो इमोजीज के कोड्स, तो HTML में यूज़ होते हैं। अब मेटा डेटा के बारे में बता रहा है, पहले भी हमने पढ़ा है, कैरेक्टर सेट आपका UTF-8 ही रखना है, 8 ही रखना है। तो वो कह रहा है कि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। मैनी UTF कैरेक्टर्स कैन नॉट बी टाइप्ड बाय कीबोर्ड, बट दे कैन आल्सो बी डिस्प्लेड यूजिंग नंबर्स। तो हम नंबर्स से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। A इज 65, 65 है तो कैप्स A 65, B 66, C 67। तो आप इधर ऐसे करके A के बजाय आप एंड हैश 65 सेमीकोलन भी लिख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि ऐसे कोड लिख सकते हैं। कई तो ABC तो ऐसे ही लिख देंगे, बट कई ऐसे कोड्स हैं जो हम, कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलते, तो उसको आपने ऐसे करके कोड के एंड करके हमें डालना पड़ेगा। तो वो इमोजिस के बारे में बता रहा है, इमोजिस के भी कोड्स हैं, ये इमोजिस के कोड्स हैं, तो वो बता रहा है ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं उनको। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टर सेट। वही जो कैरेक्टर सेट अभी हमने पढ़ा था, मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, उसको शेयर करो। तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये जो UTF है, UTF ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये जो लाइन ऊपर से जा रही है, तो ये जो UTF है ये सबसे ग्लोबल गूगल का मेजरमेंट है। ये UTF जो है ग्लोबली डिक्लेयर्ड, तो लिखा हुआ है UTF-8 कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स इन द वर्ल्ड। तो ये UTF यूज़ करो, UTF-8 यूज़ करो, जो सारे कैरेक्टर्स और सिंबल्स को डिफाइन कर सकता है। बड़े सारे और कैरेक्टर सेट हैं, जैसे ASCII कैरेक्टर सेट है, जैसे NC कैरेक्टर सेट है। तो जैसे ISO 8859 कैरेक्टर सेट है। ऐसे बड़े सारे सेट्स हैं, बट वो कह रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि UTF-8 यूज़ करो आप अपने HTML पेज में। तो अभी ये थोड़ा बहुत आपको ये ASCII NC के बारे में बता रहा है UTF। तो अगर आपने स्पेस लगाना है तो आप ऐसे करके लगा सो 33 को डालना है, तो ये सारे कोड्स हैं, नंबर्स हैं स्पेस के 33। आप देखो जैसे प्लस साइन का 43 है, तो ऐसे करके बड़े सारे स्पेस कैरेक्टर सेट्स हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो उसमें।
ये एक पूरा टेबल है, आप इसको देख सकते हो इस फाइल के अंदर, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हो। आगे चलते हैं, यूआरएल एनकोड। HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। यूआरएल क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो वो इसके बारे में बता रहा है हमें। तो URL इज अनदर वर्ड फॉर द वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस को अगर आपने डालना, जैसे ये W3 स्कूल्स के बारे में बता रहा है, तो HTTP करके w3cschools.com लिखते हैं, तो एक URL है। या आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस, आईपी का मतलब वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसको या तो एड्रेस दे सकते हो ऐसे करके 192.168.20.50। हर एक डोमेन का, हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस है, तो वो आईपी एड्रेस से भी उसको डाल सकते हो। अब यूआरएल के बारे में बता रहा है कि यूआरएल कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें। स्कीम, स्कीम होता है जो ये HTTPS या HTTP कर सकते हैं। स्कीम डिफाइंस टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस मोस्टली कॉमन एज HTTP और HTTPS। HTTPS सिक्योर होता है, HTTP सिक्योर करते हैं जब हम उसको खरीदते हैं डोमेन से, तो हम कहते हैं भाई हमें सिक्योर करके दे, तो वो सिक्योर कर देता है कि कोई हैकर वगैरह उसके आए ना, और उसको हम सिक्योर कर लेते हैं। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स स्लैश स्लैश प्रीफिक्स कर देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है www, जो हम डोमेन डिफाइंस डोमेन प्रीफिक्स। तो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म है, तो उसको www, फिर उसके बाद डोमेन का नाम आता है, डॉट के बाद डोमेन का नाम आता है, जैसे w3cschools.com हो गया, facebook.com हो गया, या कोई भी डोमेन हो गया। फिर उसके बाद हम पोर्ट भी डाल सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है 80। तो जिनका आपको नहीं दिया हुआ, जैसे W3 स्कूल्स का नहीं दिया हुआ पोर्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट 80 ले लेता है, भाई पोर्ट उसका 80 है। डिफाइन, हम पोर्ट डिफाइन भी कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं, अलग सा कर सकते हैं। बट रिकमेंड यही करता है कि आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करो, क्योंकि लोग अगर आपको एक्सेस करेंगे, आपके वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि आपका पोर्ट कौन सा है। तो आप पोर्ट 80 ही रखो कि वो डिफाइन ना करना पड़े, उनको लिखना ना पड़े। defines a path at the server if omitted the root directory of the site। तो अगर path define करते हो, आगे जाता है ये path स्लैश path आता है। तो अगर आप path जैसे इस URL में लिखा हुआ है w3cschools.com/html, तो ये HTML एक फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, default.asp फाइल पड़ी है, तो उस फाइल को वो कॉल करता है। या तो अगर आपकी फाइल रूट पे ही है, तो आपको पाथ देना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हाँ डिफ़ॉल्ट डॉट ASP आपके रूट पे ही होता, तो ये ऐसे लिखते w3schools.com/default.asp, HTML नहीं लिखते। तो अगर हमें पता है कि ये फाइल कहाँ पे है, तो उसका पाथ देना ज़रूरी। फिर उसके बाद आता है फाइल नेम। फाइल नेम वही अभी हमने पढ़ लिया कि भाई ASP.ASP है या HTML है, उस फाइल को हमने कॉल करना है, तो वो कैसे कॉल करना है, तो फाइल नेम हम डालते हैं। कॉमन यूआरएल स्कीम्स, तो ये हमें बता रहा है HTTP क्या है, HTTPS क्या है, FTP क्या है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये डाउनलोड के लिए, अपलोडिंग के लिए काम आता है। जैसे आप किसी एक PDF फाइल को क्लिक करते हैं, डाउनलोड एक बटन होता है उसमें, तो डाउनलोड को क्लिक करते हैं, तो FTP को कॉल करते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए। फाइल, फाइल का नाम होता है भाई, फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल कैसे है, .css है, .html है, कौन सी फाइल है। अब आते हैं यूआरएल एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, एनकोडिंग कई ऐसे कैरेक्टर सेट्स हैं जो पहचाने नहीं जाते। तो URLs कैन ओनली बी सेंट ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ASCII कैरेक्टर सेट। इफ a URL contains characters outside the ASCII set, the URL has to be converted। तो वो ये कह रहा है कि वो ASCII कैरेक्टर सेट से ही URLs को हम सेंड कर सकते हैं। हम UTF-8 यूज़ नहीं कर सकते। HTML के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसको कॉल करने के लिए, ब्राउज़र में कॉल करने के लिए, अगर w3cschools.com दिया स्लैश कुछ पाथ दिया, उसमें एक स्पेस था, तो वो स्पेस को पहचाना नहीं जाएगा। उस स्पेस के लिए आपको क्या करना है, देखो ये स्पेस ऐसे करके, ये प्लस करके और %20 देना है। प्लस %20 का मतलब है कि वो एक स्पेस पहचाना जाता है। अगर मैं URL के अंदर लिखना चाहता हूँ हेलो स्पेस, ये ऐसे कंटर है, तो ये स्पेस पहचानेगा नहीं URL के अंदर। आपको लिखना पड़ेगा हेलो %20 GUNTER, ऐसे करके लिखना पड़ेगा।
तो ये देखो इधर उसने हेलो प्लस करके उसको साइन को दे दिया, बट ये रिजल्ट ये आता है हेलो प्लस जी करके, फिर उसके परसेंटेज सी दिया, फिर 3% ऐसे करके उसने लिखा। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं, परसेंटेज करके हम डाल सकते हैं कि उसको स्पेस को ला ले, या कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एस की कैरेक्टर सेट में नहीं है, जो UTF-8 में है, तो उनको परसेंटेज करके लेना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल कोड देना पड़ेगा उनको, जो हमें पहले पढ़ चुके हैं कोड्स के बारे में, उनको कोड्स करके देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब एस्की एनकोडिंग एग्जांपल्स ये देखो, ये सारा बताया हुआ है। अगर आपको URL के अंदर ये पाउंड साइन देना है या यूरो साइन देना है, तो आप ये यूरो अगर देना है तो %80 कर दे देना पड़ेगा। तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है HTML वर्सेस XHTML। तो XHTML एक स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ HTML है, तो रिकमेंड करते हैं कि XHTML को यूज़ करो। व्हाट इज XHTML? XHTML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसको एक्सटेंसिबल दिया जाता है, और उसमें ऐसे कई चीज़ें जो गाइड में लिखे हुए थे, हमने गाइड स्टाइल गाइड को पढ़ा था भाई, उसमें क्लोजिंग टैग को होना चाहिए, या HTML टैग होना चाहिए, बॉडी टैग होनी चाहिए, हेड टैग होना चाहिए, ये सारे उसमें लिखे जाते हैं। तो वो क्या रिकमेंड करते हैं कि ज़रूर आप इन चीज़ों को, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस फ्रॉम HTML इज, तो इधर XHTML के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो सिंपल HTML के अंदर नहीं है। तो अगर आप XHTML यूज़ करोगे तो इधर ये ज़रूर देना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। अगर आपको HTML मैंडेटरी होना चाहिए, ये जो सारे टैग्स हैं, ये जो ऑप्शनल टैग्स हैं HTML के अंदर, बट XHTML के अंदर ये सारे मैंडेटरी हैं। अगर इसको यूज़ नहीं करोगे तो वो फिर नहीं रिजल्ट आएगा, एरर दे देगा। तो सारे जो भी रिकमेंडेशंस हमने स्टाइल, ये स्टाइल गाइड में पढ़ा था, वो सारे रिकमेंडेशंस XHTML में है एज अ मैंडेटरी चीज़। तो वो सारा कुछ इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही जो हमने पहले पढ़ा था भाई, इसको स्मॉलर कैरेक्टर्स में लो, बिग कैरेक्टर्स में ना लो, तो ऐसे करके सारे हैं। तो हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। ओके जी। तो आज के लिए बहुत है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हमने ये सारे एंटिटीज़ के बारे में, सिंबल्स के बारे में पढ़ा, इमोजीज, कैरेक्टर सेट्स। तो एक बारी मैं रिकमेंड करूँगा, बार बार आप अपने आप ही इसको देखो, और इस वीडियो को आप 2-3 बारी इसको पढ़ सकते हो, या तो W3 स्कूल्स के अंदर जा सकते हो, उधर से आप इसको देख सकते हो। और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अपना खुद का HTML पेज बनाओ, और उसके अंदर ये सारे जो इधर रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं इनको टेस्ट करो, और आगे प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच। आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।